2024 में ही जनवरी के महीने में रशिया की तरफ से यूक्रेन के दो बड़े शहरों मतलब कि कीव और खार्किव के ऊपर एक बहुत बड़ा और खतरनाक अटैक किया गया था। वैसे तो इन दोनों की ये जंग पिछले 2 साल से चल ही रही थी, तो इस तरह के एक और अटैक का हो जाना आम बात होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा था नहीं और उसके पीछे दो बड़ी वजह थी। पहली वजह तो ये कि इस हमले की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब काफ़ी बड़े लेवल और ख़तरनाक लेवल का हमला था। दूसरी वजह थी रशिया की तरफ से अलग अलग तरह के हैरान कर देने वाले इंटरनेशनल हथियारों का इस्तेमाल करना, क्योंकि रशिया ने जहां एक तरफ मिसाइल नॉर्थ कोरिया के लिए, ड्रोन ईरान के लिए, तो एडवांस टेक्नोलॉजी चाइना की इस्तेमाल की। दुनिया ने अलग अलग तरह के इंटरनेशनल हथियारों का इस तरह का कोऑर्डिनेशन पहली बार देखा। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगर आप लोग तब से लेकर अब तक के इस पूरे पीरियड पर गहराई से नजर डालेंगे तो पाएंगे कि वॉरफेयर सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है। मजबूरी में ईरान से बहुत सारे ड्रोन्स लेने वाला रशिया अब खुद अपनी ही जमीन पर ईरान की मदद से हर महीने लगभग 320 के करीब ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, जबकि ईरान रशिया की अब उसके देश के अंदर ही कुछ ड्रोन फैक्ट्रीज खोलने में भी मदद कर रहा है कि जो इस नंबर को और भी ज्यादा बढ़ा देंगी। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया लगातार रशिया को आर्टिलरी शेल्स भेज रहा है और रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऑलरेडी लगभग 2.5 मिलियंस के करीब शेल्स आ भी चुकी हैं। तीसरी तरफ चाइना रशिया के लिए एक इकोनॉमिक लाइफलाइन बनकर उभरा कि जिसने इस पूरे दौर में बड़े लेवल पर रशिया का गैस और ऑयल परचेज किया, जिसके बदले में उसकी इकोनॉमी को भर भर कर सैंक्शंस वाले दौर में भी फायदा पहुंचाया। साथ ही साथ उसने रशिया के साथ कुछ एडवांस और अहम मिलिट्री टेक्नोलॉजीज भी शेयर की, जिसमें सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेकर रडार और फाइटर जेट्स के कंपोनेंट्स तक शामिल हैं। इन तीनों देशों से अंदर ही अंदर मिलने वाली लगातार हेल्प का ही नतीजा था कि रशिया न सिर्फ 16 से 17,000 सैंक्शंस को झेलने में कामयाब रहा, बल्कि अमेरिका की उस कोशिश को भी नाकाम बनाने में कामयाब रहा कि जिसके मुताबिक वो रशिया और स्पेशली उसके प्रेसिडेंट पुतिन को आइसोलेट करना चाहता था। और तो और पूरे वेस्ट या कहूँ कि पूरे नेटो के यूक्रेन के सपोर्ट में आ जाने के बावजूद भी रशिया अकेले न सिर्फ उनके सामने खड़ा रहा, बल्कि आज भी लगातार उस जंग में बढ़त बनाता जा रहा है। और इसके पीछे का रीजन भी क्लियर है, इन तीनों देशों की तरफ से लगातार अलग अलग तरह की मदद मिलना। 2022 यानी जब से रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक लगातार ये देखा जा रहा है कि इन चारों ही देशों के बीच में मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ता जा रहा है और इन लोगों की दोस्ती गहरी से गहरी होती जा रही है। और इस दोस्ती के गहरे होने के पीछे मकसद सिर्फ एक ही छुपा है और वो मकसद है मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करना। अमेरिका जो पिछले कुछ दशकों से अकेले ही पूरी दुनिया पर कंट्रोल करता आ रहा था, उसको खत्म करना। और दुनिया के बाकी भी ऐसे बहुत सारे देश या ऐसी ताकतें कि जो लंबे वक्त से इस मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर से परेशान हैं, अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन चाहकर कुछ कर भी नहीं पा रही हैं, तो उनके सामने ऑल्टरनेटिव के तौर पर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर या कहूँ तो एक नए सिस्टम को पेश करना। साथियों, यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि ये सारे ही देश अंदरूनी तौर पर एक दूसरे से काफी अलग हैं। इनका रिलीजन, इनके बिलीव्स, इनकी आइडियोलॉजी, इनके जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब कुछ अलग हैं, मगर उसके बावजूद भी ये चारों देश अपने कॉमन और सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ यूनाइट हैं। और पिछले कुछ वक्त से स्ट्रेटेजिकली ये चारों लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं और इन चारों के मिल जाने से जिस तरह की एक बड़ी ताकत दुनिया को नजर आ रही है, उससे तो वाकई अब ये महसूस भी होने लगा है कि शायद दुनिया के इस खेल में ये चारों देश मिलकर नए रूल्स, नए नियम बनाने जा रहे हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, रशिया जिन चंद देशों के साथ मिलकर मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियादों को हिलाने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले अगर उनके आपसी कोऑर्डिनेशन पर नजर डालें तो 2013 से लेकर 2021 के बीच चाइना का रशिया के साथ जो ट्रेड पोर्शन था वो 10 से बढ़कर 20% पर पहुंचा। वहीं 2018 से 2022 के बीच ये देखा गया कि चाइना ने जितने भी बाहर से हथियार लिए, मतलब इंपोर्ट किए, उसमें से 83% सिर्फ और सिर्फ रशिया से आए थे। रशिया से चाइना में इन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर होना ही गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि इनकी मदद से चाइना ने न सिर्फ अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स और फाइटर जेट्स वगैरह को ही एडवांस किया,
बल्कि सबमरीन और नेवल वगैरह को भी काफी इम्प्रूव किया। बिल्कुल उसी दौर में ही रशिया अब ईरान के साथ भी अपने रिश्तों की नई तरीके से शुरुआत कर चुका था। इन लोगों की दोस्ती गहरी से गहरी होती जा रही थी और रशिया ने ईरान की उस वक्त सबसे बड़ी मदद की कि जब वो सीरिया की वॉर में कूदा और उसने बशर अल असद की मौजूदा हुकूमत को गिरने से बचाया, जिस हुकूमत को अमेरिका हर हाल में खत्म करना चाहता था। और हाँ, जैसे आज के दौर में रशिया इन 2-3 देशों की मदद से तमाम लगने वाले सैंक्शंस में सरवाइव करने में कामयाब रहा है, बिल्कुल वैसे ही उस दौर में रशिया की हेल्प से ईरान अमेरिका की तरफ से लगाए गए सैंक्शंस में सरवाइव करने में कामयाब रहा। इन चारों देशों का ये जो धीरे धीरे एक एक्सिस बनकर तैयार हुआ है, इसको जाहिरी तौर पर देखने में तो यही महसूस होता है कि इसकी ड्राइविंग सीट पर रशिया बैठा हुआ है, जो कुछ हद तक सही हो भी सकता है लेकिन पूरी तरीके से हरगिज सही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इन चारों ही देशों के पास अपनी अपनी खासियतें हैं, अपनी अपनी ताकतें हैं और अपने आप में ही अलग अलग अहमियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के पास मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जैसा कि रशिया, तो किसी के पास इकोनॉमिक पावर है जैसा कि चाइना, तो किसी के पास एनर्जी का खजाना है जैसा कि ईरान, तो किसी के पास वर्क फोर्स भी है जैसा कि नॉर्थ कोरिया। तो इसीलिए इनमें से किसी को भी किसी से ज्यादा कम नहीं आंका जा सकता है और न ही इन चारों के बीच कभी कोई ऐसा सिनेरियो बनेगा कि एक ही देश बाकी सारे देशों पर पूरी तरीके से डोमिनेट करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पूरे वेस्ट पर अमेरिका डोमिनेट करता है और सिर्फ हुक्म देता है, बाकी उसके हुक्म की तामील होती है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान के ऊपर लंबे वक्त से ही सैंक्शंस लगे हुए हैं, मगर इन सारे प्रतिबंधों के बावजूद भी ईरान का जो तेल है उसमें से एक बड़ा हिस्सा तो खुद चाइना ही खरीद लेता है। साथ ही साथ चाइना लंबे वक्त से ईरान की इकोनॉमी में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में भी खूब इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच रिश्तों की बात की जाए तो इनके बीच भी अंदर ही अंदर मिलिट्री के मामले में काफी मजबूत रिश्ते हैं। इवन वेस्टर्न नेशंस तो ये भी इल्जाम लगाते हैं कि आज ईरान मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में जो इतना आगे पहुंच चुका है और पूरे मिडिल ईस्ट की एक तरीके से सुपर पावर बन चुका है, तो इसमें भी नॉर्थ कोरिया ने कई बार एक अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि वेस्टर्न नेशंस के मुताबिक ईरान को कई बार नॉर्थ कोरिया की तरफ से मिसाइल से जुड़ी हुई बहुत सारी टेक्नोलॉजीज शेयर की गई हैं। ईरान के अलावा नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ भी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्लोज रिलेशन रखता है, जबकि रशिया के साथ भी उसके मिलिट्री और इकोनॉमी के लिहाज से काफी मजबूत रिश्ते हैं। इन चारों के बीच इस तरह के रिलेशन बनने की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसने असली स्पीड पकड़ी 2022 में, उस वक्त कि जब रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई और आखिर में बची कुछ कसर इजराइल और फिलिस्तीन की जंग ने पूरी कर दी। इसके बाद तो मानो इन चारों का रिश्ता, इन चारों के रिलेशन उस लेवल पर पहुंच गए कि इतिहास में पहले कभी भी नहीं रहे थे। हुआ ये था कि रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू होते ही वेस्टर्न देशों की तरफ से रशिया के ऊपर हजारों की तादाद में सैंक्शंस लगाए गए। रशिया को पूरी तरीके से अलग थलग करने की कोशिश की गई। नतीजा ये हुआ कि रशिया अब इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और खास तौर से जब एक जंग लड़ रहा था वो भी पूरे नेटो के खिलाफ, तो मिलिट्री के लिहाज से भी अब वो इन्हीं तीनों देशों पर डिपेंड होकर रह गया। ऐसे हालात में चाइना ने उसकी इकोनॉमिकली खूब मदद की, साथ ही बहुत सारी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज या फिर बड़े बड़े हथियारों के जो छोटे मोटे आइटम होते हैं उनको भेजना शुरू किया। तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अब रशिया को लगातार ड्रोन्स भेजे गए, जिन्होंने इस जंग में अहम किरदार अदा किया। नॉर्थ कोरिया ने भी मिसाइल्स वगैरह भेजी और अब मौजूदा हालात तो ऐसे हैं कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच डिफेंस डील भी हो चुकी है, जिसकी वजह से ही इस वक्त नॉर्थ कोरिया के हजारों की तादाद में सैनिक रशिया पहुंच चुके हैं कि जो यूक्रेन के खिलाफ जंग कर रहे हैं, जो अपने आप में यूक्रेन, अमेरिका और पूरे ही नेटो के लिए एक चौंका देने वाली खबर है। क्योंकि दो ताकतों के बीच में या दो देशों के बीच में दोस्ती कितनी भी पक्की हो जाए, लेकिन दूसरे की जंग लड़ने के लिए कोई आसानी के साथ अपने खुद के फौजियों को तो कभी नहीं भेजता है। अगर नॉर्थ कोरिया ने ऐसा कुछ किया है, जो कि क्लियर हो चुका है कि हाँ किया है, तो वाकई अब नॉर्थ कोरिया और रशिया के जो रिश्ते हैं वो एक अलग लेवल पर ही पहुंच चुके हैं। नजर डालें रशिया और ईरान के ऊपर, तो रशिया इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर तो है ही, साथ ही साथ सबसे बड़ा हथियार मतलब कि वेपन सप्लायर भी है। अब क्योंकि ईरान रशिया यूक्रेन जंग में ऑलरेडी बड़ा रिस्क लेते हुए रशिया के साथ खुलकर खड़ा हो चुका था, उसकी बहुत सारी मदद कर चुका था, तो इसीलिए अब 2023 में जब मिडिल ईस्ट यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन या लेबनान वगैरह में जंग शुरू हुई, तो उसमें रशिया ने भी ईरान का काफी साथ दिया। सबसे पहले तो उसने यूएन से जुड़ी हुई जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं वहाँ पर साथ दिया, क्योंकि वहाँ पर रशिया के पास वीटो पावर है।
اس کے علاوہ انٹیلیجنس کے معاملے میں بھی رشیا کی طرف سے کافی مدد دی گئی ہے، اب وہ چاہیں اسرائیل کا ایران کے اوپر حملہ ہو یا پھر ریڈ سی کے اندر موجود جو ہوتی لوگ ہیں جو چن چن کر اسرائیل یا اسرائیل سے جڑی ہوئی شپس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی مانا جاتا ہے کہ جس طرح سے ان لوگوں نے لگاتار بالکل ایکوریٹ حملہ کیا ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بڑی طاقت ان کو انٹیلیجنس کے معاملے میں مدد کر رہی ہے، مطلب سیٹلائٹ وغیرہ کے ذریعے سے ان کو مدد دی جا رہی ہے، اور ہو نہ ہو یہ کام صرف اور صرف رشیا ہی کر سکتا ہے۔ ایون دعویٰ تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یمن کے ہوتیز کے پاس جو ہائپرسونک میزائلز وغیرہ ہیں جن کے ذریعے سے انہوں نے اسرائیل کو ٹارگیٹ بھی کیا تھا، وہ بھی رشیا کی طرف سے دی گئی ہیں، کیونکہ یہ اس طرح کی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ جس کا یمن کے ہوتیز کے پاس ہونا یقین کے قابل نہیں ہے۔ لیکن اس معاملے میں زیادہ کوہرام اس لیے بھی نہیں مچتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ رشیا کی بجائے یہ میزائل یا اس میزائل سے جڑی ہوئی ٹیکنالوجی ایران کی طرف سے آئی ہو، کیونکہ ایران بھی ایک ایسا دیش ہے کہ جس کے پاس ہائپرسونک میزائلز یا پھر اس سے جڑی ہوئی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ حالانکہ ہم کو بھولنا نہیں چاہیے کہ جس وقت ہوتیز کی طرف سے اس میزائل کے ذریعے سے اسرائیل کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تو ایران کے راشٹرپتی کی طرف سے ڈائریکٹ اس بات کا انکار کیا گیا تھا کہ ایران کی طرف سے اس طرح کی میزائل یا اس سے جڑی ہوئی ٹیکنالوجی یمن کے ہوتیز کو دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یمن کے ہوتیز نے جس طرح کی میزائل کا استعمال کیا ہے وہ تو دور دور تک ایران کی جو ہائپرسونک میزائلز وغیرہ ہیں ان سے میل ہی نہیں کھاتی ہے۔ اب رشیا اور چائنا پر بھی نظر ڈال لی جائے تو رشیا کی جو انرجی ہے، مطلب کہ تیل اور مینلی گیس وغیرہ، تو اس کو چائنا کی طرف سے بڑے لیول پر پرچیز کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ رشیا آج بھی کیونکہ بہت سارے ملٹری معاملات میں چائنا سے آگے کھڑا ہوا ہے تو وہ اس کی اس معاملے میں بھی کافی مدد کرتا ہے، جیسا کہ سب مرین یا پھر ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس اور ایئر کرافٹ انجنز وغیرہ۔ ان ساری ہی چیزوں میں جیسے جیسے چائنا کو رشیا کی مدد مل رہی ہے ویسے ویسے ادھر ایشیا میں امریکہ کی مشکلیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہی رشیا کی طرف سے رشیا کی بینک میں موجود ایک بڑے لیول پر نارتھ کوریا کے وہ فائنینشیل ایسٹس بھی ریلیز کیے گئے تھے کہ جن کو کسی دور میں امریکہ کے کہنے پر یو این کے ذریعے سے نارتھ کوریا پر سینکشنز لگاتے ہوئے رشیا کی بینک میں فریز کیا گیا تھا۔ رشیا کے اس بڑے قدم کے بدلے میں یا کہیں تو شکر گزاری کرتے ہوئے نارتھ کوریا کی طرف سے بہت سارے ویپنز یا ملٹری سے جڑی ہوئی چیزیں رشیا کو بھیجی گئی تھیں۔ کل ملا کر یہ چاروں ہی دیش، یہ چاروں ہی بڑی طاقتیں، مطلب کہ رشیا، ایران، نارتھ کوریا اور چائنا بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنے مشن پر کام کر رہے ہیں۔ پچھلے 3 سال سے لگاتار ان چاروں ہی طاقتوں نے گلف آف عمان میں جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز بھی کی ہے اور اب پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز کو اگلی بار کہیں اور کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ایک بڑا میسج کسی کو سینڈ کیا جا سکے۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی جانا تھا کہ ان چاروں دیشوں کو اگر اندرونی طور پر دیکھا جائے تو ان کی جو آئیڈیولوجیز ہیں، جو ان کی مانیتائیں ہیں، جو ان کے رسم و رواج ہیں، کلچر ہیں، زبان ہیں، سب کچھ الگ ہیں۔ ایون ان لوگوں کے جو آبجیکٹیوز ہیں یعنی کہ جو مقاصد ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں، کیونکہ جہاں ایک طرف چائنا کی نظر تائیوان پر ہے اور وہ ساؤتھ چائنا سی میں اپنا انفلوئنس بنانا چاہتا ہے، امریکہ کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، تو وہیں دوسری طرف رشیا اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ نیٹو کو سمجھتا ہے اور اسی سے نپٹنا چاہتا ہے، تو تیسری طرف ایران اسرائیل سے نپٹنا چاہتا ہے۔ ایون اس کی تو جو فورن پالیسی ہے اس کا پہلا گول ہی فلسطین کو آزاد کرانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور ثابت کرنے کے لیے اپنے پورے ایریے میں یعنی کہ مڈل ایسٹ میں اپنے انفلوئنس کو تیزی کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہے۔ چوتھی طرف نظر ڈالیں گے تو نارتھ کوریا کا سب سے بڑا دشمن ساؤتھ کوریا ہے یا انڈائریکٹلی اس کے پیچھے کھڑا ہوا امریکہ ہے۔ کل ملا کر چاروں کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن اگر ایک چیز کو دھیان سے دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ ان چاروں کی ہی جو پریشانی ہے یا ان چاروں کے ہی جو ٹارگیٹ ہیں ان میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یا ان کا جو سب سے بڑا دشمن نکل کر آتا ہے وہ ہے صرف اور صرف امریکہ۔ ہاں دوستو، چاروں ہی طاقتوں کے کیسز میں ان کا دشمن امریکہ ہی نکل کر آتا ہے، اور یہی وہ بڑا پوائنٹ ہے کہ جو آپس میں اتنا زیادہ الگ ہونے کے باوجود بھی ان چاروں طاقتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر رکھتا ہے اور آج اتنا زیادہ قریب لے کر آ گیا ہے کہ اتہاس میں یہ پہلے کبھی بھی نہیں رہے۔ اب یہاں پر دوستو میں آپ لوگوں سے ہی جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا سچ میں آنے والے دور میں ہم کچھ اس دنیا میں نیا دیکھ سکیں گے؟ کیا اس دنیا کا ورلڈ آرڈر یا اس دنیا کے کھیل کے جو نیم ہیں وہ واقعی اس طرح سے بدل چکے ہوں گے کہ جیسا یہ چاروں طاقتیں مل کر بدلنا چاہتی ہیں، یا پھر تھوڑی بہت اتھل پھتل کے بعد سب کچھ ویسا ہی رہنے والا ہے جیسے آج کے دور میں نظر آتا ہے؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کے ذریعے سے ضرور بتائیں۔ باقی اپنی ویڈیو کو آج کے لیے ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔
ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔